नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट चिराग रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। फिल्मी जहां में जो फिल्में बन रही होती हैं या जो लग रही होती हैं, जो लग चुकी होती हैं, उस पर तबसरा करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इसके अलावा शोबिज़ में शादियां, सालगिरह, फिल्मों की गानों की लॉन्चिंग, टीज़र या ट्रेलर की लॉन्चिंग होती है, वो आपको हम बताते हैं, उसके बारे में जिक्र करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। और कोई फिल्म का प्रीमियर होता है, उसके बारे में आपको दिखाते हैं। आज हम बिल्कुल पाक व हिंद की एक बहुत बड़ी फिल्म थी मुग़ल आज़म, उसके बारे में आपको बताएंगे तफसील से कि मुग़ल आज़म बनी कैसे। असल में के आसिफ की अगर दर्जी की दुकान चल जाती तो शायद मुग़ल आज़म कभी ना बनती। जब लता और रफ़ी 500 से 1000 रुपये गाना गाने के लिए थे, उस वक़्त बड़े ग़ुलाम अली ने 25,000 गाना गाने के लिए मुग़ल आज़म की जब गाना वो चल रहा था, प्यार किया तो डरना क्या, तो उस वक़्त चाइना के चौहान लाई और फैज़ अहमद फैज़ के अलावा जुल्फ़िकार भुट्टो साहब भी शूटिंग देखने मुग़ल आज़म की जाया करते थे। मुग़ल आज़म के डायरेक्टर के आसिफ ने अपनी ज़िंदगी में 2 फिल्में बनाई, सिर्फ 2 फिल्में बनाई हैं। उनकी पहली फिल्म जो 1944 में बनी थी, उस फिल्म का नाम था फूल, और दूसरी फिल्म उन्होंने जो शुरू की 1960 में, उसका नाम था मुग़ल आज़म। यानी कि 2 फिल्में उन्होंने बनाई, मगर इनका हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में हमेशा सुने अल्फाजों से इनका नाम लिखा जाएगा। यानी कि इतनी बड़ी क्लासिक पिक्चर मुग़ल आज़म जो पाक व हिंद को दी बना के, वो हमेशा सिगरेट या सुगार पीते तो ये चुटकी बजाते थे, क्योंकि यही हमारे पाकिस्तान के शायर थे तस्लीम फ़ाज़िल साहब। वो भी गाना कोई कहता था लिखें तो वो एक सिगरेट लगाते थे, गिराते थे और गाना लिखना शुरू कर, इतनी उनको तेज़ी से आमद होती थी। तो यही कि आसिफ साहब का एक स्टाइल था कि सिगरेट पीना या सिगार और यूँ कश लिया और फ़ौरन उनको दिमाग में शॉट आया और उन्होंने अपना शॉट अरेंज किया और शूटिंग शुरू हो गई। कि आसिफ का असल में नाम करीमुद्दीन आसिफ था। ये अदाकार नज़ीर साहब के भतीजे थे, सुरन लता वाले जो नज़ीर साहब थे डायरेक्टर पाक व हिंद के, वो इनके भतीजे थे। नज़ीर ने फिल्मों से वाबस्ता करने की कोशिश की, मगर उस वक्त के आसिफ का दिल नहीं लग रहा था, तो उन्होंने नज़ीर साहब ने उनको दर्जी की दुकान खुलवा दी। मगर वो दुकान पे काम तो कर रहे थे, मगर साथ साथ में एक और दर्जी था, उसकी बेटी से ही इन्होंने इश्क शुरू कर दिया। तो नज़ीर साहब ने इनको दुकान तो चल नहीं रही थी, इश्क शुरू हो गया था, तो उन्होंने दुकान बंद करा के ना इनको वहाँ से दुकान से हटाया और दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में इनको इंटर कराया। एक किताब के मुसन्निफ यासिर अब्बास बताते हैं, यासिर अब्बास साहब कहते हैं कि मैं मुग़ल आज़म को 100 बार अभी तक देख चुका हूँ, और जब भी वो टेलीविज़न पे लगती थी या कहीं जब भी टेलीविज़न लगती तो कहते थे मैं चैनल नहीं बदलता था और मुग़ल आज़म को शुरू से लेकर एंड तक देखता था। यानी कि इतनी खूबसूरत और अच्छी फिल्म थी वो। यासिर अब्बास बताते हैं कि अनारकली को दीवार में चुनवाए जाने का जो मंजर था ना, मंजर से कबल अकबर इनसे आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। अनारकली से दीवार में जब चुनवाते हैं तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, और वो कहती है कि एक दिन के लिए वो हिंदुस्तान की अजीम अलशान सल्तनत की मलका बनना चाहती है। के आसिफ ने अपनी फिल्म के तीनों मुसन्निफ़ों से कहा कि अनारकली को क्या कहना चाहिए, कि वो अकबर बादशाह जब उसको दीवार में चुनवा रही तो क्या कहे। अमानुल्लाह साहब ने जो जीनत अमान के वालिद थे और एहसान रिजवी ने अपने लिखे डायलॉग सुनाए। इसके बाद आसिफ साहब ने वजाहत मिर्ज़ा की तरफ देखा, यानी दोनों सुनाए, इनको वो उतना पसंद नहीं आया। फिर वजाहत मिर्ज़ा की तरफ देखते हुए कहा, वजाहत मिर्ज़ा ने पान खा रहे थे, उगलदान में पीक उन्होंने फेंकी और कहने लगे ये सब मुकाम में बकवास है, इतने सारे लफ्ज़ों की क्या ज़रूरत है कि वो ये बोलेगी वो बोलेगी। फिर अपने पानदान से एक पर्ची निकाल कर अनारकली सिर्फ सलाम करेगी, लिखा है एक पर्ची पे कि अनारकली सिर्फ सलाम करेगी और बस इतना कहेगी, शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले ये कनीज़ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना ये खून माफ़ करती है। अनारकली दस्तूर है कि मरने वाले की आखिरी आरज़ू पूरी की जाती है। पहले कनीज़ मलिका बनना चाहती, जिस पे
के आसिफ बहुत खुश हुए और बजाज मिर्ज़ा का ये कहना था और के आसिफ ने भागकर उन्हें गला लगा लिया और वहाँ मौजूद दोनों मुकालमे निगारों ने अपने अपने जो पर्चे थे वो फाड़ के फेंक दिए। लच्छू महाराज ने मधुबाला को कथक रक्त सिखाया। इसमें एक गाना था जिसकी वजह से कथक डांस की ज़रूरत पड़ी, तो वो सिखाया था। जब मोहे पंखट पे नंदलाल छेड़ गई हो गाना फिल्माया जा रहा था, तो पहले के आसिफ और फिर रक्स डायरेक्टर लच्छू महाराज मौसीकार नौशाद साहब के पास गए। कहा कि ये गाना ऐसा बनाएं कि वाजिद अली शाह के दरबार के ज़माने की ठुमरी और दादरिया याद आ जाए। नौशाद साहब ने कहा कि कथक रक्स में चेहरे और हाथों के भाव सबसे अहम होते हैं, इसे मधुबाला में फिल्माया जाएगा, लेकिन मधुबाला को तो इस टाइप का कथक डांस आता नहीं, तो वो क्या इंसाफ कर पाएगी, क्योंकि वो कथक रक्कासा तो है नहीं। लच्छू महाराज ने कहा ये आप मुझ पर छोड़ दें। उन्होंने शूटिंग से पहले मधुबाला की रक्स की घंटों मशक करवाई। मुकम्मल गीत उन पर फिल्माया गया और किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया। और इन दिनों में जो शूटिंग होती तो भुट्टो साहब मुगल आजम की इस शूटिंग को रोज़ाना देखने आते थे। दिलचस्प बात यह है कि इस गीत की शूटिंग देखने बहुत से लोग आया करते थे, जिनमें बहुत से मारूफ लोग भी शामिल थे, जिनमें चीनी वज़ीर आज़म चौहान लाई, मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ और बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने वाले जुल्फ़िकार भुट्टो अहम थे। यासिर अब्बासी बताते हैं इस ज़माने में भुट्टो बम्बई में रहा करते थे। इस गाने की शूटिंग जितने दिन जारी रही वो रोज़ शूटिंग देखने आया करते थे। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की और आसिफ की बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो जब भी सेट पर होते के आसिफ और दीगर लोग साथ ही खाना खाते थे। उस वक्त किसी का हाशिया ख्याल में भी नहीं आया कि ये शख्स एक दिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाएगा। फिल्म की जान के आसिफ की बारीक बीनी थी, जिसके तहत वो छोटी सी छोटी चीज़ पर भी नज़र रखते थे। फिल्म में जोधा बाई ने जो कपड़े पहने वह हैदराबाद के सालार जंग म्यूज़ियम से मंगवाए गए थे। सेट के मेहराब, सतून और दीवारों को बनाने में महीनों लग गए थे। खतीजा अकबर ने अपनी किताब दी स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखा कि शीश महल का सेट बनाने पूरे 2 साल लग गए थे। क्या आसिफ को शीश महल की तहरीक आमिर के किले में तामीर शुदा शीश महल से मिली थी, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में दस्तयाब शीशों की किस्म बहुत अच्छी नहीं थी। इन शीशों को बहुत ज़्यादा कीमत पर बेल्जियम से मंगवाया गया था। इससे पहले ईद आ गई। ईद की रस्म पर अमल करते हुए मुगल आज़म के फाइनेंसर शाहपुर जी मिस्त्री के आसिफ के घर पहुँचे। वो एक चांदी की ट्रे पर कुछ सोने के सिक्के और 1 लाख रुपए लेकर गए। के आसिफ ने पैसे उठाए और मिस्त्री को वापस करते हुए कहा इन पैसों का इस्तेमाल बेल्जियम से शीशे मंगवाने पर कीजिएगा। मुगल आज़म फिल्म का सबसे ज़्यादा मशहूर गीत प्यार किया तो डरना क्या है। इस गाने से साबित हुआ इसको लिखने और मौसीक़ी में ढालने वाले नौशाद और शकील बदायूनी ने सारी रात लगा कर ये गाना बनाया था। यासिर अब्बासी बताते हैं जब के आसिफ ने नौशाद को इस गाने की सिचुएशन बताई, इस ज़माने में अनारकली नाम से एक दूसरी फिल्म भी बन रही थी। नौशाद साहब ने इनसे कहा कि दोनों फिल्में बहुत मुशाबत है, इनका गाना रिकॉर्ड किया गया है जिससे मैंने सुना है। अगर हम भी इसी तरह के गीत बनाएंगे तो ये रिपीटिशन हो जाएगी, आप इस सिचुएशन की तब्दील क्यों नहीं कर देते। तो के आसिफ ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, मैंने ये चैलेंज कबूल किया है, अब आपकी बारी। जब इसे मौसीकी में ढालने का वक्त आया तो सबसे मुश्किल काम इस गीत का लिखना था। शाम को 6 बजे जब सूरज गुरूब हो जाता था, नौशाद और शकील बदायूनी अपने एक कमरे में बंद हो जाते थे। शकील साहब ने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मुखड़े लिखे, कभी गीत का सहारा लिया तो कभी गज़ल का, लेकिन बात बनी नहीं। थोड़ी देर पूरे कमरा कागज़ के टुकड़ों से भर जाता था। इन्होंने सारी रात ना कुछ खाया और ना पिया। काफ़ी देर के बाद नौशाद को एक यूरोपी गीत का मुखड़ा याद आया जो इन्होंने अपने बचपन में सुना था, प्रेम क्या है चोरी करी। इन्होंने शकील को सुनाया। शकील को जुमला पसंद आया,
फिर शकील ने उसी वक्त वो गीत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी तो नहीं की। जब ये गाना कंपोज करके नौशाद साहब और शकील बदायूनी साहब स्टूडियो से बाहर निकले तो उस वक्त सूरज चमक रहा था। तो नौशाद साहब का जवाब होता था कि उनको बनाने में पूरी पूरी रात गुजर जाती थी, पूरी पूरी रात शायरी करता था, पूरी रात मौसीकार कंपोजिशन धुनें बनाता था, तब जाके कहीं कोई गाने की शक्ल निकलती थी। एक दिन के आसिफ ने नौशाद साहब से कहा कि वो स्क्रीन पर तानसेन को गाते हुए पेश करना चाहते हैं। सवाल था कि इसे गाएगा कौन। नौशाद साहब ने कहा कि इस वक्त के तानसेन बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। यासिर अब्बासी बताते हैं कि आसिफ ने कहा, ये आप मुझ पर छोड़ दें, आप सिर्फ उनसे मुलाकात का वक्त तय कीजिए। जब दोनों उनसे मिलने गए तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि फिल्मों में गुलकारों पर बहुत पाबंदियाँ होती हैं। कि आसिफ ने कहा, खान साहब ये गाना तो आप ही गाएंगे। ये सुनकर बड़े गुलाम अली ने नौशाद साहब को उठाया और एक तरफ कोने में ले गए। कहता, आप मेरे पास किसको लिया है यार, मेरे मना करने के बाद भी ये कह रहा है कि मैं आपसे गाना गवाऊँगा, इस शख्स से इस गाने के लिए मैं इतनी ज़्यादा फीस मांगूंगा कि खुद ही भाग खड़ा होगा। गुलाम अली साहब ने कि आसिफ से पूछा, आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। कि आसिफ ने कहा, आप जो मांगेंगे वो आपको पैसे दिए जाएगा। उन्होंने कहा, 25,000 मैं गाना गाने को लूँगा। उन्होंने कहा, ये तो आपने कम मांगे, बहरहाल अगर आपने 25,000 मांगे तो मैं आपको 25,000 ही दूँगा। इस तरह बड़े गुलाम अली साहब ने मुग़ल आज़म के लिए 25,000 में गाना गाया, जबकि उस वक्त के नामवर गुलकार मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर एक गाने के 500 या 1000 रुपये लिया करते थे। मुग़ल आज़म बनने के आखिरी मराइल में मधुबाला और दिलीप कुमार के दरमियान कुछ नाचाती हो गई, कुछ नाराज़गी आपस में हो गई, क्योंकि मधुबाला अपने ख़ानदान के दबाव के तहत दिलीप कुमार की शादी की पेशकश ठुकरा चुकी थी। दर्जन सिंह का रोल करने वाले अजीत ने एक बार लिखा था कि एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला को थप्पड़ मारना था। जब कैमरा ऑन हुआ और दिलीप कुमार ने मधुबाला का थप्पड़ मारा और इतने ज़ोरदार थप्पड़ के उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे फ्लोर पर गूंज गई और लोग सन्नाटे में आ गए कि ये क्या हुआ। शॉट ठीक था, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया कि अगला कदम क्या होगा। क्या मधुबाला सेट से वॉकआउट कर जाएंगी, क्या शूटिंग रोक दी जाएगी। इससे पहले कि मधुबाला कुछ कहती कि आसिफ ने एक कोने में ले जाकर कहने लगे, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये वाज़ेह हो गया है कि दिलीप अब भी तुमसे मोहब्बत करता है, और ये आशिक के अलावा कोई अपनी माशूका से ऐसा क्यों कर सकता। कि आसिफ के सामने ये बड़ी मुश्किल थी कि जब दिलीप कुमार साहब मधुबाला के लव सीन, रोमांटिक सीन करने होते थे तो मधुबाला के वालिद सेट पर होते थे, जिससे वो जिस तरह से वो पिक्चराइज करना चाहते थे वो पिक्चराइजेशन नहीं होती थी। फिर उनको एक तरकीब सोची कि मधुबाला के वालिद अताउल्लाह को ना रमी खेलने का बड़ा शौक़ था, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को सिखाया कि जब दिन ये सीन होया करेगा तुमने इनको लेके जाके रमी खेलनी है, और वो पैसे देते थे उसको, अपने असिस्टेंट को, और कह देते थे कि तुमने हारना है, जीतना नहीं है। तो जब कोई लव सीन होता था तो वो रमी खेलने चले जाते थे अताउल्लाह साहब, और ये मधुबाला और दिलीप साहब के लव सीन करते थे, रोमांटिक सीन। हाँ, और उसको अपने असिस्टेंट को कह दिया कि आज से तुम्हारा काम अगले चंद दिनों तक खान साहब के साथ रमी खेलना है, और तुम जानबूझकर हर बाजी हार जाओगे, जीतने की कोशिश ना करना खान साहब से। परसों की शूटिंग की वजह 8-10 साल तक ये फिल्म मुसलसल शूटिंग होती रही, कभी कभी हुई है, रुक गई, कभी हुई है। बरसों शूटिंग की वजह से फिल्म का बजट जो है बढ़ता चला गया। फिल्म साज शाहपुर जी मिस्त्री ये भी सोचने लगे कि आसिफ को निकाल के इन्हें कट कर दिया जाए और सारा मोदी को हदायत कराई जाए। यासिर अब्बासी बताते हैं, इस फिल्म को बनने में बहुत देर लग गई। 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। ज़ाहिर है सारा बजट बिगड़ गया कि आसिफ साहब पानी की तरह पैसा बहा रहे थे, क्योंकि ये मयारी फिल्म बनाना चाहते थे। एक दिन तंग आकर शाहपुर जी ने फैसला किया कि अब हदायतकार को मैं बदल देता हूँ और उसकी जगह सोहराब मोदी को ले लेता हूँ। उन्होंने सोहराब मोदी से बात की और एक दिन वो उन्हें
सोहराब मोदी को अपने शीश महल का जो सेट लगा था वो उनको लेकर आ गए, उनको दिखाया और के आसिफ सभी चीज़ें देख रहे थे। फिर वो के आसिफ दोनों के पास पहुँचे और कहा, सेठ जी जिससे चाहे ये फिल्म मुकम्मल करा लें, लेकिन ये सेट मैंने बनाया है और मैं ही यहाँ शूटिंग करूँगा। अगर कोई दूसरा इस सेट पर आकर शूटिंग करेगा तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगा। तो बहरहाल सोहराब मोदी चले गए और प्रोड्यूसर साहब भी चले गए। मुग़ल आज़म अपने वक्त की सबसे महंगी और कामयाब फिल्म थी, लेकिन इसके डायरेक्टर के आसिफ ताउम्र एक किराए के घर में रहे और टैक्सी पर तमाम उम्र सफ़र करते रहे। यासिर अब्बासी बताते हैं, जब शाहपुर जी बहुत तंग आ गए तो उनसे एक बार नौशाद ने पूछा, अगर आपको के आसिफ से इतनी शिकायत हैं तो आपने उनके साथ फिल्म बनाने का फ़ैसला क्यों किया? शाहपुर जी ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, नौशाद एक बात बताऊं कि आसिफ एक ईमानदार शख्स है। इसने इस फिल्म में 1.5 करोड़ रुपए का बजट दिया था और वो ही लगाए हैं। इसने अपनी जेब में एक पूरी कौड़ी भी नहीं डाली। बाकी तमाम फनकार और टेक्नीशियन जो हमारे एग्रीमेंट थे वो तब्दील होते रहे, बढ़ते रहे, मगर के आसिफ ने अपने पुराने कंट्रैक्ट पर ही काम किया और किसी किस्म की धोखाधड़ी नहीं की, रकम में कोई गबन नहीं किया। यह आदमी आज भी चटाई पर सोता है, टैक्सी पर सफ़र करता है और सिगरेट भी दूसरों से मांग कर पीता है। यह आदमी 20-20 घंटे खड़े होकर मुसलसल काम करता रहा और मैं हैरान हो जाता था। काश पाकिस्तान के डायरेक्टर भी ऐसा सोचें और अपने प्रोड्यूसर को ज़िंदा रखें, अपने प्रोड्यूसर का पैसा ज़ाया न करें। अगर आपने प्रोड्यूसर का पैसा लगा रहे हैं तो फिर आपको वो प्रोडक्ट भी वैसी बनाना चाहिए जो वो एक शाहकार हो। क्या ख्याल है आपका?